हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 में चैप्टर 15 की एक्सरसाइज में हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.2। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, आज सेकंड पे हैं और अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने रीडिंग ले ली है तो बहुत बढ़िया, रीडिंग नहीं ली है तो कोई बात नहीं, मैथ्स में इतना कोई ज़रूरत नहीं होता, वो तो हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ ही देते हैं, रीड कर देते हैं और सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाए जाते हैं। तो अगर किसी ने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं ली है, डायरेक्ट 15.2 का वीडियो देख रहे हो तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लास होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव, लेवल कर्व्स वगैरह ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 15.2 में टोटल है 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी 3D का ग्राफ बनाना है। एंड ड्रॉ अ सेट ऑफ लेवल कर्व्स फॉर ईच ऑफ देम। तो ये शायद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में किया हुआ है। z इज इक्वल टू 3x माइनस वाई और b में z इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा, इसका स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बना था, याद आ रहा है, लेवल कर्व, और इसका बन रहा था अपना स्फीयर बन रहा था और लेवल कर्व में ऐसे बना था। ठीक है, तो इन्होंने 3D में भी बनाने को कहा है और लेवल कर्व भी बनाने को कहा है। तो 3D में तो ठीक है और लेवल कर्व की बात भी देख लेते हैं। तो चलो, इसमें हमने लेवल कर्व बनाया था और इसमें 3D बनाया था। इसका लेवल कर्व शायद हम लोगों ने नहीं बनाया था। अच्छा, Z केवल पॉजिटिव था। हाँ हाँ, इसका लेवल कर्व भी बनाया था, याद आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर जा कर के ये z इज इक्वल टू 0 पे था, फिर z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 2 पे और z इज इक्वल टू रूट 3 पे आई थिंक 0 आ रहा था। तो ये हमने क्लास में किया हुआ है, डन इन कॉन्सेप्ट क्लास, डन इन कॉन्सेप्ट क्लास। और इसका भी लेवल कर्व हमने क्लास में किया हुआ है, लेकिन 3D नहीं किया हुआ था। 3D देखना जरा, 3D में करेंगे बच्चे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये किससे मैच कर रहा है? लेवल कर्व में पहला ही टॉपिक पढ़े थे, बजट प्लेन, उसी से मैच कर रहा है। दिस 3 इज x इंटरसेप्ट, दिस 3 इज y इंटरसेप्ट, दिस 3 इज z इंटरसेप्ट। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये वाला 3, ये वाला 3 हो गया y इंटरसेप्ट और ये वाला 3 हो गया z इंटरसेप्ट। और जब तीनों की पावर 1 1 है, खाली 2 वेरिएबल होता तो आप इमेजिन करो ना कि क्या बनता। खाली 2 वेरिएबल होता, लीनियर होता तो एक स्ट्रेट लाइन बनता। 3 वेरिएबल है तो प्लेन बनेगा। कैसे बनेगा प्लेन? तो ये हो गया x एक्सिस, कुछ ऐसे ले लो, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। x के नीचे 3 है तो दिस इज 3 0 0। y पे कितना आ जाएगा? 0 3 0। ऐसा सब करा चुके हैं पहले ही, मतलब पहला ही एग्जाम्पल इस टाइप का होता है, ABC होता है उसमें, और तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन की बात हो रही है, नॉट प्रिज्म, सिर्फ प्लेन जो इस साइड का दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर प्लेन जो तीनों एक्सिस को टच कर रहा होगा, दिस इज आवर 3D कर्व। समझ में आ गई बात? हाँ जी बच्चे, आ रही है बात समझ में? ठीक है, आपको प्रवनीत समझ में आ रहा है? ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसमें हमें शो करना है, शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज अ लेवल कर्व ऑफ किसका भाई? तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, लेवल कर्व होता क्या है? किसी भी 3D के शेप को जब आप प्लेन सरफेसेस में कट करते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था कि मान लो कि ये कुछ है, कैरेट ही है, इसको थिन थिन स्लाइसेस में कट किया तो एक डिस्क मिल रहा है ना, सॉलिड डिस्क जिसके अंदर सब्सटेंस फिल्ड अप है। अगर ये हॉलो होता, जैसे बर्थडे कैप होता है, अगर उसको काटोगे तो फिर सर्कल मिलेगा।
गाजर को काटोगे डिस्क मिलेगा। तो हर लेवल पे आपको क्या मिल रहा है वो कहलाता है लेवल कर्व। तो इस वाले लेवल पे मान लो ये z इक्वल टू 10 है, इस पे ये वाला लेवल कर्व मिल रहा है। z इक्वल टू 15 पे सपोज करो ये वाला लेवल कर्व मिल रहा है, और z इज इक्वल टू 1 पे इतना बड़ा मिल रहा है। तो हर जगह लेवल कर्व अलग अलग मिल रहा है। तो ये एक लेवल कर्व है जो z इज इक्वल टू 10 पे आएगा, ये भी एक लेवल कर्व है जो z इज इक्वल टू 15 पे आएगा। तो लेवल कर्व होने का मतलब एक वैलिड z की वैल्यू होना, मतलब किसी हाइट पे वो कर्व होगा, ये डिसाइड करना, ये डिसाइड करना। तो यहाँ भी हम लोग इसको मान लेंगे कि लेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज अ लेवल कर्व। देन आप ऐसे एल डॉट सी डॉट एग्जाम में नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, क्योंकि एल डॉट सी डॉट का कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है जो सारे टीचर्स जानते हो। देन we get some value of z, then we get some value of z, let this z is equal to k मान लेते हैं। then इसमें पुट करेंगे ना तो k is equal to मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमें 6 पुट करना है, तो यहाँ तो 6 पुट कर दिया, और माइनस, अगर इस दोनों में से माइनस ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो k इज इक्वल टू आ गया रूट 6 माइनस इधर में 6 और प्लस 2, तो k इज इक्वल टू आ गया रूट 6 माइनस 4, और रूट 6 माइनस 4 एक वैल्यू होगी, कोई ना कोई रियल वैल्यू तो होगी बच्चे। तो हम ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर हाइट z इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 4 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एज अ लेवल कर्व। ये समझ में आया कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी कर्व हमारा लेवल कर्व है या नहीं। अगर z की वैल्यू नहीं आती, जैसे k की वैल्यू नहीं आती, अब आप कहोगे मैम किस किस केस में वैल्यू नहीं आ सकती है, ध्यान से सुनो। अगर समथिंग अपॉन कुछ ऐसे आ गया, 0 आ गया तो नहीं आएगी, ठीक है। मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो भी आपने लिमिट में पढ़ा था ना, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, या लास्ट में कुछ ऐसा आ जाता है 5 इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ ऐसा मैथमेटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, तब हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर? हाँ, रियल नंबर आना चाहिए, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, ठीक है। लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अब इसमें है आगे, एंड ऑल द लेवल कर्व्स ऑफ f मस्ट बी सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। हमें ये भी शो करना है कि जितने भी होंगे सारे लेवल कर्व, ये जैसे एक लेवल कर्व आ रहा है हमारा, ध्यान से देखो, इस लेवल कर्व को अगर आप पहचानोगे तो इट इज इन दिस फॉर्म, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर। तो ये एक लेवल कर्व है जिसका सेंटर क्या है, ये सर्कल है, सेंटर है 0 0, रेडियस अलग है। तो इनका कहना है कि प्रूव करो कि इसके जितने भी लेवल कर्व होंगे सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे जिसका सेंटर होगा 0 0। ये तो एक पर्टिकुलर केस में ये लेवल कर्व है या नहीं ये हमने डिसाइड किया, लेकिन फॉर ऑल लेवल कर्व्स ऑफ दिस फंक्शन, इस वाले फंक्शन का सारे सर्कल ही होंगे जिसका सेंटर क्या होगा 0, रेडियस जरूर अलग अलग होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, for general level curve, for general level curve, तो देखते हैं जरा, fxy इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो fxy इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। इसको हम लोग मान लेंगे c। लेट जनरल वैल्यू कांस्टेंट fxy इज इक्वल टू c, देन c इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अब कुछ नोटिस कर रहे हो कि जो ये रूट है उसी का स्क्वायर है ये चीज, है ना।
जो ये रूट है उसी का स्क्वायर है ये चीज। तो लेट कर लेंगे, लेट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जा रहा है बच्चे, जो अपने 9th-10th में पढ़ा होगा। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो सबको एक साइड लेते आते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस सी माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दो। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो ये याद है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सबको याद है। a क्या होती है, क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड डिग्री वाले की कोफिशिएंट होती है। b क्या होती है, 1 डिग्री वाले की कोफिशिएंट होती है। और c क्या होती है, सारी की सारी कांस्टेंट c में आ जाती है। तब ये वाला फॉर्मूला बनता है। उस हिसाब से अगर हम a निकालें तो यहाँ पर कोफिशिएंट है बच्चे 1, यहाँ पर है -1 और ये है पूरा c। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस ऑफ -1, क्योंकि b ही हमारा -1 है ना नेगेटिव के साथ, रूट अंडर बी स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज c माइनस 2 अपॉन 2a यानी कि 2। a इज इक्वल टू हो गया +1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 -4 तो आ जाएगा -4c और प्लस 8 अपॉन 2। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 4c अपॉन 2। ये आ गई a की वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, a हमने क्या माना था, इस चीज को। अब c तभी रियल नंबर होगा जब ये भी रियल नंबर होगा और ये उसका स्क्वायर, तो फिर रियल नंबर हो ही जाएगा। और ये खुद रियल नंबर है ही। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव आ गया तब तो फिर c की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी बच्चे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा ना। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए एक रियल वैल्यू। तो उसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं a की। तो फॉर a belonging to real number we must have 9 minus 4c greater than 0। 9 minus 4c greater than 0 यानी कि आ गया, आप इसको कर सकते हो। अच्छा, पूरा का पूरा रूट को ही ग्रेटर देन 0, रूट को ही ग्रेटर देन 0, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 4c मस्ट बी लेस देन 9, तो c मस्ट बी लेस देन 9/4। तो c आ गया हमारा किससे छोटा, तो c आ गया हमारा 9/4 से छोटा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, a तो पूरी रूट की वैल्यू है एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो पूरी ही वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहिए ना। पूरी वैल्यू को क्या करना चाहिए, अब देखो बच्चे, इस पूरे को ही रियल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें फंस सकते हैं, अगर a नेगेटिव आ गया तो मान लो कि कभी ये चीज़ वैल्यू बड़ी आ गई 1 से, तब तो a नेगेटिव आने लगेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि पूरे न्यूमरेटर को ही पॉजिटिव बनाना पड़ रहा है हमें। 1 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी तभी a भी ग्रेटर देन 0 होगा। और a जो है हमने रूट वाले को माना है, इसलिए a कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये आपने मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा कि अगर पहले से रूट लगा करके दिया होता है तो हम +5 लिखते हैं। अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तब हम a की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। लेकिन पहले से रूट लगा हुआ है तो फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। तो पूरे न्यूमरेटर को ही पॉजिटिव करना पड़ेगा।
अब न्यूमरेटर को पॉजिटिव करेंगे और है तो दो दो ऑपरेशन, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी, तो इसके दो पार्ट निकलेंगे। एक निकलेगा 1 प्लस रूट अंडर 9 माइनस 4c ग्रेटर देन 0 और एक निकलेगा 1 माइनस 9 माइनस 4c ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखो ये आ गया रूट अंडर 9 माइनस 4c ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -1। अच्छा पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर 9 माइनस 4c लेस देन 1 और फिर आ जाएगा हमारा क्या, अब देखो तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 4c लेस देन 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4c, फिर ग्रेटर देन साइड जाएगा 9 माइनस 1 8, तो c इज ग्रेटर देन 2। एक तो वैल्यू आ गई c इज ग्रेटर देन 2। अब एक आ रहा है रूट अंडर 9 माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन -1। सिर्फ ग्रेटर देन -1 ही क्यों बचे, ये रूट है तो ग्रेटर देन -1 करेंगे तो फिर हम फंस सकते हैं, तो इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, रूट अंडर 9 माइनस 4c को भी तो डिफाइंड होना है, तो 9 माइनस 4c को अगर हम ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो सारा काम ही सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस दिस विल बी सर्टेनली ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन -1 ना सॉल्व करके हम इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे 1 के साथ जो एडेड है। अब देखो क्योंकि इससे हमारा प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जा रहा है कि रूट अंडर 9 माइनस 4c के भी नेगेटिव होने के चांसेस खत्म हो जा रहे हैं। तो ये आ गया 9 इज क्या, कुछ पूछना है? नहीं, स्क्वायरिंग करोगे तो फिर आप 9 माइनस 4c को मतलब नेगेटिव भी एक्सेप्ट कर रहे हो ना। ठीक है, तो देखो अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब कोई ज़रूरी तो नहीं है, इसका रूट अगर -1 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या 1 से ही बड़ा होगा। हो सकता है कि समथिंग लाइक 0.5 हो और इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाए, 0.25 आ जाए। आ तो रहा है पॉजिटिव लेकिन 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो कोई चीज़ अगर -1 से बड़ी है तो जरूरी नहीं कि उसका स्क्वायर भी क्या हो, 1 से बड़ा हो। इसलिए नेगेटिव में तो हम लोग नहीं लिख पाते, लेकिन पॉजिटिव में ऐसी बातें लिख सकते हैं क्योंकि इधर पॉजिटिव था इसलिए स्क्वायर कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जैसा हो गया। तो C आ गया हमारा 2 से बड़ा और 9/4 से छोटा। तो फॉर दिस इंटरवल सो अब C इन दोनों के बीच में है। इफ अब C पे इफ C is less than equal to 2 और C is greater than equal to 9/4 then सकते हैं। ये सब इतना ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि हमें C मिल गया विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। और C मिल जाने का मतलब है कि हमने C किसको माना था, इस पूरे को माना था C, और इसको तब माना था जब ये आया था हमारे पास रूट अंडर x² + y² इज इक्वल टू a। So a belongs to real number for C belonging to 2 to 9/4, अगर C इसके बीच में है then रूट अंडर x² + y² इज इक्वल टू a, स्क्वायर करेंगे x² + y² इज इक्वल टू a² विच इज अ सर्कल। किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, सर्कल है विथ सेंटर 0 0। तो ये थोड़ा सा ना जनरल क्वेश्चन था, एनालिटिकल क्वेश्चन कहा जाता है, रीजनिंग के साथ लिखना होता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है कि एक वैलिड वैल्यू निकालना है और फिर अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चे, शो दैट x² - y² is equal to C for all values of the constant C, for all values of C lies on the level curve। मतलब कुछ भी C डाल दो, ये सारे के सारे इसके लेवल कर्व होंगे, ex² इंटू e - y² प्लस x⁴ माइनस 2x² y² प्लस y⁴। नाउ सी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना, शो करना लेवल कर्व, उसी के जैसा है।
सो पुट कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इन एफ एक्स वाई टू फाइंड अ रियल एफ एक्स वाई या फिर जेड वैल्यू। तो देखो तो जरा एफ एक्स वाई हमारे पास है क्या, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखो बेस सेम है, ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, बेस सेम है तो फिर पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, क्या होता है, ऐड। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ आ गया। अब इसको भी देख करके, अब आप लोग इतने लेवल पे पहुंच चुके हो, ग्रेजुएशन में आ गए हो, तो इसको देख करके आइडिया तो लग ही गया होगा कि दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब कुछ कुछ आपको और भी बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर हम इसको अल्फा मान ले तो अल्फा का स्क्वायर है, इसको मान ले बीटा तो बीटा का स्क्वायर है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं हो गया। अब देखो इसमें पुट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो ई टू द पावर सी प्लस सी का स्क्वायर। सो फॉर जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर सी प्लस सी स्क्वायर we have x square minus y square is equal to c as a level curve। मतलब पहले हम लोग लेवल कर्व में यहाँ z इज इक्वल टू 0 1 -1 ये सब कुछ कुछ डाल करके वैल्यू 4 5 निकालते थे ना, तो अब इनका कहना है कि ये वाला लेवल कर्व जो है इज इक्वल टू सी वाला, ये आपको इस z पे मिलेगा e टू द पावर c प्लस सी स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट रियल वैल्यू। तो इस वैल्यू पे आपको ये वाला लेवल कर्व सॉल्व होकर के मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 सबको ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ एक्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब एफ एक्स वन वेरिएबल का फंक्शन है फर्स्ट सेम जैसा। इफ वी गेट जी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन दिख तो रहा है सिंगल वेरिएबल का, लेकिन वो है टू वेरिएबल का एफ एक्स, देन वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बट वाई इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स फॉर्मूला। हो सकता है वाई गायब हो गया हो, फिर भी हम उसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल तो ले ही सकते हैं, वाई नहीं है उसमें। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ ऑफ जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ, इलिस्ट्रेट विथ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस वाले एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब मुझे बताओ एक्स क्यूब का ग्राफ सबको बनाने आता है? चैप्टर 2 में बताया हुआ मैंने, 1 पे 1 -1 पे -1 और इधर ऐसे जाता है, इधर ऐसे आता है। अगर किसी को ये लॉजिक नहीं पता है तो वो मैक्सिमा मिनिमा से भी बना सकता है। आप एफ डैश एक्स करोगे तो बच्चे मिलेगा आपको 3x स्क्वायर, इसको 0 करोगे तो x मिल गया 0। अब आप जब एफ डबल डैश एक्स करोगे तो मिल जाएगा -6x, जो कि हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज -3x स्क्वायर -6x। अच्छा ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो x है ना, लीनियर है, इसको जब 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 0 मिला। अब 0 के बाद में आ रहा है नेगेटिव, 0 के पहले आ रहा है पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा कॉनकेव और इधर हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो देखो ना, इधर हो गया कॉनकेव का पार्ट है और इधर कॉन्वेक्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप मैक्सिमा मिनिमा कॉनकेव कॉन्वेक्स और कुछ 2-4 वैल्यूज लोकेट करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो लॉजिक वाइज भी हम लोग को पता है कि यही शेप बनता है इसका। ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बनता है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बनता है। अब अगर आपको चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का भी चल रहा है, रुक जाओ, ये तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव आ गया ना, तो इसके हिसाब से 0 और इसके पहले होना चाहिए कॉन्वेक्स, तो ऐसे होगा कॉन्वेक्स वाला पार्ट और इसके बाद से होना चाहिए कॉनकेव।
कॉन्वेक्स वाला ये पार्ट होता है, ये होता है कॉनकेव का। सब याद है या नहीं फर्स्ट सेम से? अब माइनस एक्स क्यूब का अगर माइनस लग गया तो ये रिफ्लेक्शन होगा, किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगा? y की वैल्यू नेगेटिव हो गई है तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हो, या फिर इसको इधर लेते आओगे y एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना कैसे, अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट करोगे सेम ही ग्राफ मिलेगा। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट करते हो तो ये वाला पार्ट इधर मिलेगा आपको, और ये वाला पार्ट क्या मिलेगा? इधर मिलेगा, तो भी वही ग्राफ मिल रहा है। इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट किया है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट करते हो तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला इधर आ गया, और 1 2 3 वाला इधर आ गया। समझ में आई बात? सेम ही ग्राफ मिलेगा। ऐसा क्यों कि इसमें चाहे x नेगेटिव x से रिप्लेस कर दो तो भी बात वही है, y को माइनस y से रिप्लेस कर दो तो भी बात वही है। माइनस को इधर रखो या इधर लेते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये अब ग्राफ मैच कर गया। अब इनका कहना है कि ये जो ग्राफ आपका बना है, ये जो ग्राफ आपका बना है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस माइनस एक्स क्यूब का, तो 2D में तो ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऐसा ही ग्राफ नजर आएगा, लेकिन 3D में होगा तो इसी चीज को आप स्क्रीन पे बढ़ाते चलो। एक मोटा सा स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लो, मेरे पास अभी है कुछ ऐसा चीज, रुक जाओ, पीस ऑफ पेपर, कोई पेपर होना चाहिए, हाँ जी मिल गया। ये देखो, ये है एक पेपर, जरा देखना कि शेप कैसा बनेगा। देखो अभी जब आप देखोगे तो कुछ शेप ऐसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है कैमरा पे? हाँ जी, कुछ कुछ नजर आ रहा होगा। मतलब सामने से बिल्कुल देखोगे तो बस अभी आप सामने से देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली दिख रहा होगा। तो ये आपको 2D का शेप दिख रहा है, सिर्फ एक लाइन दिख रही है। अब इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया, अब आप देखो ये एक प्लेन है जो उसी तरीके से मुड़ रहा है, प्लेन है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा इधर आएगा, नेगेटिव की तरफ भी, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ भी जाएगा, तो ये बन जाएगा 3D का कर्व। समझ में आ रही है बात? वही शेप चलेगा, वही शेप चलेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा फैल जाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, मतलब ऊपर भी जाने लगेगा और नीचे भी। जैसे अगर आप लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा आसमान की तरफ जाएगा, थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ भी फैलेगा, वो एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ गई बात 3D में? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गई? ठीक, मतलब जो जेड एक्सिस जो ऊपर होगा और जेड एक्सिस जो अंदर होगा, इधर की तरफ हम लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर भी फैला हुआ होगा, थोड़ा नीचे भी फैला हुआ होगा। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई टू लेवल कर्व्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ध्यान से सुनो, ये लेवल कर्व correspond to different function values of z cannot intersect। मतलब y two level curves cannot intersect। ये है क्वेश्चन हमारा कि भाई दो लेवल कर्व आपस में क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। तो एक अगर कॉमन सेंस की बात कहें तो ये निकलता है कि लेवल कर्व तो अलग अलग हाइट पे होता है, तो कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और अगर इंटरसेक्ट कर गए, मान लो ये एक लेवल कर्व है और एक दूसरा और भी लेवल कर्व है, ये मान लो अगर ऐसा कुछ है, अगर ये इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब है कि ये एक ही एक्स वाई के लिए दो जेड दे देगा, एक z1 और एक z2। ये अगर मान लो लेवल कर्व z1 के लिए और ये लेवल कर्व z2 हाइट पे है, दोनों अगर कट कर गया तो इसका मतलब है एक पॉइंट पे आपको दो फंक्शन की वैल्यूज मिल रही है। z1 और z2 अलग अलग होने का मतलब क्या है? इफ, या इसमें लेट करके आप लिख सकते हो, लेट z1
let fxy is equal to z1 and fxy is equal to z2 be two different, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, two different level curves, two different level curves. Let these curves meet at some point A and B, some point A and B. Then इसका मतलब होगा कि at point A we have two values fxy is equal to, मान लो A पे है अल्फा बीटा, सपोज करो A पे है अल्फा बीटा, तो fxy यानी कि f A पॉइंट है अल्फा बीटा, तो f ऑफ अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू z1, और साथ ही साथ वो दूसरे कर्व पे लाई कर रहे हैं तो f अल्फा बीटा इज इक्वल टू z2 ऑल्सो. So we get two different function values. So we get two different function values, or that is not possible. That is impossible. हमने चैप्टर 2 में बच्चे पढ़ा है कि एक पॉइंट के दो वैल्यूज नहीं हो सकते, यूनिक इमेज होना चाहिए, नॉट यूनिक इमेज. एक से ज़्यादा मिलना मतलब नॉट यूनिक इमेज, उस केस में वो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा. तो फंक्शन होने के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी z की सिंगल वैल्यू आनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, और अगर दो लेवल का भी इंटरसेक्ट करने लगेगा तो फिर दो z1 z2 अलग अलग वैल्यूज आने लगेगी, जो कि फंक्शन ही नहीं बनने देगा उसको, तो सब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा और फिर हमारी सारी थ्योरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. समझ में आ रही बात? ये z1 z2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मान लो दो अलग अलग लेवल कर्व है और दोनों मिट कर रहे हैं किसी पॉइंट A और B पे, तो फिर उस पॉइंट पे अब क्या दें, क्योंकि ये तो z1 का भी पॉइंट है और z2 का भी पॉइंट है. अब तो कंफ्यूजन में आ गया कि z1 दे या फिर z2 दे, तो दो दो तो फंक्शन की वैल्यूज हो नहीं सकती, यूनिक इमेज नहीं हो पाएगा. ओके बच्चे, तो ये था हमारा 15.2 जो कि लेवल कर्व पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज थी. अब हम लोग आ रहे हैं 15.3 पे. ये मैंने लास्ट क्लास में कह दिया था कि 15.2 में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो हम लोग 15.3 भी स्टार्ट कर देंगे. कुछ क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 2-3 रह जाएंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लें. तो स्टार्ट करें 15.3. एक्सरसाइज 15.3. यस, तो देखते हैं बच्चे एक्सरसाइज 15.3. 15.3 में है क्वेश्चन नंबर 1. आप देख रहे होगे अपने नोटबुक में, और जो रीडिंग मिलती है उसमें देख रहे होगे. 15.3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है. फाइंड del z by del x and del z by del y when A में है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. तो देखो जरा, निकाली लोगे डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, जल्दी बताना. हेलो, ठीक है, 2x प्लस 0, और डेल जेड बाई डेल वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 6y. ठीक है, आपको भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा. ये एक्सरसाइज तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो साथ साथ आप भी करते रहो. बी में है z इज इक्वल टू एक्स वाई. आप ही लोग बताओ मुझे, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आएगा. डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आएगा. ठीक है, क्योंकि y हो गया कांस्टेंट और x का पावर 1 है, तो x का 1 हो जाएगा और y कांस्टेंट की तरह कॉपी हो जाएगा. डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट की तरह कॉपी हो जाएगा और y का हो जाएगा 1. अब c में है z इज इक्वल टू 5 x टू द पावर 4 y स्क्वायर माइनस 2x y टू द पावर 5. अब यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स निकालोगे तो ध्यान से, इस बार 5 और y स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, इसको रख देंगे हम लोग 5 y स्क्वायर, और करेंगे x टू द पावर 4 का 4x क्यूब.
माइनस 2y⁵ को रख देंगे कांस्टेंट और होगा खाली x का, दैट इज 1। तो यह आ जाएगा 5 4 जा 20 x³ y² माइनस 2y⁵। उसी तरीके से जब del z बाई del y निकालेंगे तो पहले बार में 5x⁴ कांस्टेंट, y² का हो जाएगा 2y माइनस 2x कांस्टेंट, y⁵ का हो जाएगा 5y⁴, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 x⁴y माइनस 10xy⁴। क्लियर? अब डी पार्ट, z इज इक्वल टू e⁴x प्लस y। तो देखो जरा, डेल z बाई डेल x करोगे तो पहले तो e⁴x प्लस y को कांस्टेंट रखोगे और फिर डेल बाई डेल x किस पे लगाओगे, x प्लस y पे, पावर पे। तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा 0। तो e⁴x प्लस y इंटू 1। उसके बाद से डेल z बाई डेल y निकालोगे तो e⁴x प्लस y आ गया बाहर, डेल बाई डेल y अब लगेगा पावर के साथ, x का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे सेम आए। d के बाद है e, z इज इक्वल टू e⁴xy। देखो ना, इसमें पूरा पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा थर्ड एक्सरसाइज में। डेल z बाई डेल x जब आप निकालोगे तो e⁴xy तो कॉपी हो जाएगा और डेल बाई डेल x किस पे लगेगा, पावर पे लगेगा। और अभी थोड़ी देर पहले इसका करवा दिया था बुक वालों ने, उन्हें पता था कि आगे देने वाले हैं e⁴xy, और जब इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट और x का आ गया 1। उसी तरीके से डेल z बाई डेल y निकालेंगे e⁴xy और डेल बाई डेल y करेंगे किसका, xy का। ये आ जाएगा e⁴xy और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y का हो गया 1। तो ये आ गया e⁴x इंटू वाई और इंटू x, y का हो गया 1। e के बाद करेंगे f पार्ट देखना बच्चे, f में है z इज इक्वल टू e⁴x और पूरे पे दिया है y, x बाई y है या, एक मिनट, ठीक है, पूरे पे है y, ये मत कर देना e⁴xy। अब डेल z बाई डेल x करोगे तो 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट और e⁴x का क्या होगा, e⁴x। लेकिन अगर डेल z बाई डेल y करोगे e⁴x कॉपी और 1 बाई वाई का हो जाएगा माइनस 1 बाई y²। क्लियर बच्चे? फिर है g, तो g में देखना जरा, z इज इक्वल टू ln x प्लस वाई। तो यहाँ पर करेंगे बच्चे, अगर डेल z बाई डेल x करेंगे तो पहले तो log की वजह से 1 बाई x प्लस वाई नीचे आ गया, और फिर करेंगे डेल बाई डेल x किसका, x प्लस वाई का। तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई और x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा 0। उसी तरीके से डेल z बाई डेल y करेंगे, y करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस वाई और डेल बाई डेल y करेंगे किसका, x प्लस वाई का। तो x का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1। तो 1 बाई एक्स प्लस वाई 0 प्लस 1, ये हो गया g पार्ट। नेक्स्ट इज आवर h पार्ट, z इज इक्वल टू ln x y। तो डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू, पहले तो लॉग की वजह से 1 बाई एक्स वाई नीचे आ गया, और फिर x इंटू वाई का करेंगे, डेल बाई डेल x किसका करेंगे, x इंटू वाई का। तो 1 बाई एक्स वाई और x इंटू वाई का करेंगे तो बच्चे y हो जाएगा कांस्टेंट और x का हो जाएगा 1, तो y इंटू 1। लास्ट में फिर y कैंसिल भी होगा, बचेगा 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा होगा? डेल z बाई डेल y करेंगे तो पहले log की वजह से तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ गया,
फिर डेल बाई डेल वाई इस ब्रैकेट का करेंगे, तो ये आ गया 1/xy। और इसका जब करेंगे y का, तो x हो जाएगा कांस्टेंट और y का हो जाएगा 1। फिर बाद में x x कैंसिल, बच गया 1/y। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा पार्शियल डेरिवेटिव आज इनको सिखाई देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, f1 डैश f2 डैश एंड f12 डबल डैश फॉर द फॉलोइंग। सबके लिए निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो 2 का a देखना बच्चे, f(x(y) इज इक्वल टू x टू द पावर 7 माइनस y टू द पावर 7। बहुत ईजी है। अब यहाँ पर जब आप f1 डैश निकालोगे तो खाली x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 7x टू द पावर 6 और y का हो गया 0। f2 डैश निकालोगे तो खाली y का होगा, तो -7y टू द पावर 6। और आप f12 डबल डैश निकालोगे तो डेल बाई डेल y निकालना पड़ेगा, किस पे? डेल बाई डेल x पे। तो भाई डेल बाई डेल x तो हमने निकाला हुआ है 7x टू द पावर 6, इसमें तो कहीं y है ही नहीं, तो ये आ गया 0। समझ में आ रही है बात? अब है बी पार्ट, f(x(y) इज इक्वल टू x टू द पावर 5 ln y। जब आप यहाँ पर f1 डैश निकालोगे तो x टू द पावर 5 का होगा, तो ln y मल्टीप्लाइड है तो वो कॉपी हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। जब आप f2 डैश निकालोगे तो f2 डैश में इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x टू द पावर 5 हो जाएगा कांस्टेंट और ln y का क्या हो जाएगा 1/y। और अगर f12 डैश डबल डैश निकालना है तो ये रहा 1, इसी को दोबारा अब y के रिस्पेक्ट में कर दोगे, यानी डेल बाई डेल वाई ऑफ f1 डैश, डेल बाई डेल वाई ऑफ ln y 5x टू द पावर 4। तो 5x टू द पावर 4 कांस्टेंट जैसा बाहर और ln y का 1/y। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा दिमाग खुलेगा, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव की पूरी मतलब प्रैक्टिस ही हो जाएगी। नेक्स्ट इज f(x(y) इज इक्वल टू x² माइनस 2y² टू द पावर 5। तो देखिए यहाँ पर f1 डैश निकालोगे तो पहले तो 5 नीचे आएगा, पूरा ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन होगा चाहे कुछ भी रहे। उसके बाद से फिर डेल बाई डेल एक्स लगेगा ब्रैकेट के ऊपर, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 2y² टू द पावर 4। और जब x के रिस्पेक्ट में करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 2x और y² का तो 0, तो ये आ गया 10x x² माइनस 2y² टू द पावर 4। अब हम लोग करेंगे f2 डैश। f2 डैश करेंगे तो 5 आ गया नीचे, x² माइनस 2y² टू द पावर 4। और डेल बाई डेल वाई करेंगे किसके साथ? x² माइनस 2y² के साथ। तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 2y² टू द पावर 4। और जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² का होगा, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसका क्या हो जाएगा, हाँ तो 0 माइनस 4y, ये हो गया -20y x² माइनस 2y² टू द पावर 4। अब करेंगे f12 डबल डैश। f12 डबल डैश का मीनिंग आप समझते हो, डेल बाई डेल वाई किस पे लगाएंगे, f1 डैश पे लगाएंगे। तो डेल बाई डेल वाई लगेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ये जो आया है। अब बी केयरफुल, हमारे पास है 10x x² माइनस 2y² टू द पावर 4। अच्छा अब केयरफुल होने की जरूरत नहीं है, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो पूरा 10x ही हो गया कांस्टेंट, बाहर आ गया। अब इसका करेंगे तो अब 4 आ जाएगा साइड में, x² माइनस 2y² का पावर 3। और डेल बाई डेल वाई करेंगे किसका, x² माइनस 2y² का।
तो ये देखो ना, ये जो बाहर निकल गया इसको इसके साथ लगा ही देते हैं। 40x एक्स स्क्वायर माइनस 2y² का क्यूब, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x² का 0 माइनस 4y। तो ये हो जाएगा -160, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको और इसको, -160 -160xy, और इधर आ गया x² माइनस 2y² का क्यूब। फाइनली इतना आ गया। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए। इसमें टोटल 6 पार्ट है और आप कर सकते हो। जहाँ पे ज़रूरत होगी, अगर प्रोडक्ट रूल की प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी क्वेश्चन रूल की वो भी लगा सकते हैं। तो आप इसको करना खुद से। जैसे एक हम कर देते हैं ई पार्ट, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। इसमें ऑल फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, अच्छा सेकेंड ऑर्डर भी सारे निकालने हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी सारे निकालने हैं। तुम खाली अभी ई पार्ट कर रहे हैं और आप लोग ध्यान दो। जेड एक्स डैश करेंगे बच्चे, तो एक्स ऊपर भी है और एक्स नीचे भी है। कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई रखा। अब डेल बाई डेल एक्स लगेगा किसके साथ? किसके साथ लगेगा डेल बाई डेल एक्स? माइनस एक्स माइनस वाई को रख देंगे। डेल बाई डेल एक्स किसके साथ लगेगा? एक्स प्लस वाई के साथ। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा 1, वाई का हो गया 0, माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया 0, बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, दिस इज 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चे? मैंने जब पढ़ाया था कॉन्सेप्ट तो उसमें बताया था कि अगर फंक्शन सिमेट्रिक हो तो फिर सीधा x को y से रिप्लेस कर देना है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है? कैसे देखो तो जरा, ऊपर में अगर x की जगह y की जगह x डाल दें, नीचे में भी y और x, कहाँ सेम है? माइनस लेंगे तब ये आएगा, तो नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रही है बात? सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेम टू सेम फंक्शन नहीं आया। ये जो है वो सेम टू सेम नहीं आया, माइनस लग करके आया है, तो नॉट सेम, सो नॉट, विच इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखना चाहिए, नॉट इक्वल टू जेड रिप्लेस करने पे, सो नॉट सिमेट्रिक। तो फिर वही लंबाई चलना पड़ेगा हमें। जेड वाई डैश इज इक्वल टू, निकालो तो जरा जेड वाई डैश, और सेकेंड ऑर्डर में निकालो फटाफट, फिर मैच करना। तो जेड वाई डैश जब निकालोगे तो सेम तरीके से बच्चे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, तो नीचे में आ जाएगा, लिख लेते हैं कहीं पे, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है फंक्शन। यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई रख देंगे, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का डेल बाई डेल वाई करेंगे, एक्स माइनस वाई का, फिर माइनस एक्स माइनस वाई डेल बाई डेल वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई का। तो इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, माइनस एक्स माइनस वाई, और वाई का हो गया 1, बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल, तो ये आ गया -2x अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब जेड एक्स एक्स निकालेंगे बच्चे, जेड एक्स एक्स डबल डैश निकालेंगे तो डेल बाई डेल एक्स किसके साथ करेंगे? जेड एक्स के साथ करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स जेड एक्स डैश, जेड एक्स डैश की जो वैल्यू आई है उसको ध्यान दो, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 आ गया बाहर, अरे यार
2 आ गया बाहर, x प्लस वाई का क्या आ गया, क्यूब, नहीं क्यूब नहीं, क्या होगा, होल स्क्वायर, यानी कि पावर 4 हो जाएगा। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर रखेंगे और फिर डेल बाई डेल x करेंगे y का, 2 को तो बाहर निकाले ना इसलिए 2 नहीं लिखेंगे, माइनस वाई रखेंगे और डेल बाई डेल एक्स करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, और नीचे का x प्लस वाई टू द पावर 4 को भी लिख लिया हम लोगों ने। अब अंदर में देखो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर आराम आराम से करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और इधर y का क्या हो जाएगा, 0, माइनस वाई, 2 आ गया नीचे, x प्लस वाई, और फिर अंदर में x का करोगे तो 1, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये -2y 2 के साथ मिल करके -4y, और x प्लस वाई इसके साथ कैंसिल होगा, 3 आ गया बाई x प्लस वाई का क्यूब। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन टूल लगाना है, जेड एक्स वाई में भी, जेड एक्स वाई में भी, और जेड वाई वाई में भी। तो बच्चे ये आपको खुद करना है, अगर नहीं होगा तो फिर डाउट क्लास में आप आकर के पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके लिए दे रहे हैं क्योंकि ये ईजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है? हाँ जी, अच्छा, इसमें टोटल 6 पार्ट है। ए पार्ट में है जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y है, इसका निकालना है। बी में है जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। सी में है जेड इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर वाई है प्लस वाई टू द पावर 6 है। डी में है जेड इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ई तो मैंने करा ही दिया। एफ में है जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सब में सारे फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर निकालना है आपको। और बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, क्योंकि यही सारे फंक्शन सब आपको चैप्टर 16 और 17 में भी देखने को मिलेंगे कुछ इसी टाइप का। इसलिए वो आपको यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव प्रैक्टिस करा देंगे, और इसका यूज 16 और 17 और 18 में करेंगे हम लोग। इसलिए एक एक क्वेश्चन को करना जरूरी है, ये नहीं कि बहुत ईजी है तो छोड़ दिया, सबको प्रैक्टिस करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेट एफ जो है वो एस और ई का फंक्शन है, इज इक्वल टू 2.26 5 6 7 8। आज हम लोग शायद 5 तक ही करेंगे, देखते हैं 4 में कितना टाइम लगता है। फिर 6 7 8 9 10 ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप भी इसको अटेम्प्ट करके फिर आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो मजा आएगा करने में। पहले देख लो 4, एफ एस ई इज इक्वल टू 2.26 एस टू द पावर 0.44 ई टू द पावर 0.48। कंप्यूट इजी है ये, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए इन्होंने एस और ई दे दिया, पावर कुछ ऐसा दे दिया। एफ एस डैश निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एस और ई। ये जो ब्रैकेट में एस और ई देते हैं ये पैरामीटर होते हैं जो कि फंक्शन का वेरिएबल होगा। और साथ ही साथ हमें निकालना है एफ ई डैश एस और ई, दोनों निकालना है। फर्स्ट पार्ट पहले कर ले, कितना इजी है देखो। एफ एस डैश एस ई निकालेंगे तो एस डैश करेंगे तो ई कांस्टेंट 2.26 कांस्टेंट, ई टू द पावर 0.48 कांस्टेंट, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.44 नीचे आ गया, एस टू द पावर 0.44 माइनस 1, यानी ये हो गया 2.26, ई टू द पावर 0.48 0.44 एस टू द पावर 0.44 माइनस 1 कितना होगा, कैलकुलेटर तो है ही, साथ ही साथ हम लोग इसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। 0.44 माइनस 1 माइनस 0.56, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। 2.26 इंटू 0.44 इज इक्वल टू 0.9944 ई टू द पावर 0.48 एस टू द पावर माइनस 0.56। ईजी हो गया। उसी तरीके से जब आप एफ ई डैश निकालोगे, ई के रिस्पेक्ट में करोगे तो अब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी बच्चे के, जिसमें ई नहीं है वो सब कांस्टेंट।
2.26 s टू द पावर 0.44 और e का करोगे तो 0.48 e टू द पावर 0.48 -1। आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। फिर बी पार्ट में है, बी पार्ट में देखना, शो दैट एस एफ एस डैश प्लस ई एफ ई डैश इज इक्वल टू के एफ। तो ये निकलवाया ही इसलिए है ताकि के एफ हम लोग प्रूव कर सके। के की वैल्यू कुछ होगी, के हमें फाइंड आउट करना है कि भाई के क्या होगा। तो दोनों हैं हमारे पास, दोनों हम लोगों को पुट करना है। तो देखो s इंटू एफ एस डैश तो ये रहा 0 इंटू 9944 e टू द पावर 0.48 s टू द पावर -0.56 प्लस e इंटू, इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2.26 इंटू 0.48 इज इक्वल टू 1.0848 s टू द पावर 0.44 e टू द पावर माइनस, ठीक है। तो e में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.048 एक मिनट 0848 s टू द पावर 0.44 e टू द पावर -0.52। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9944 e टू द पावर 0.48। s की पावर में इधर 1 है और -0.56, फिर से आ जाएगा कितना 0.44, इधर आ गया 1.0848 और s टू द पावर 0.44 और e की पावर में कितना हो जाएगा, इधर है 1 और उधर है माइनस, तो फिर से हो जाएगा 0.48। दोनों अब सेम हो गया, तभी तो ऐड करके एक कांस्टेंट आएगा, ये सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो तो 0.9944 ऐड करके आ गया बच्चे 2.0792 e टू द पावर 0.48 s टू द पावर 0.44। लेकिन f जो था उसमें 2.26 था, उसमें 2.26 था, तो अब इस चीज को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2.26 से, तो ये आ गया 0.92 इंटू 2.26। समझ में आ रहा है, उसको दो फैक्टर में ब्रेक कर दिए। कैलकुलेटर इज अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर। तो ये हमारी k आ गई, k इंटू वापस एफ एस ई आ गया, तो k इज इक्वल टू आ गया 0.92। समझ में आ गई बात। अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, फिर 6 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फाइंड ऑल फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं दूसरा है, प्रूव दैट x इंटू जेड एक्स डैश प्लस y इंटू जेड वाई डैश इज इक्वल टू 2 इंटू जेड फॉर z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले जेड एक्स डैश निकालेंगे तो 2 आ जाएगा साइड में, ए एक्स प्लस बी वाई का पावर 1 और ए एक्स का करेंगे तो a, फिर जेड वाई डैश निकालेंगे तो 2 इसका कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई और फिर बी वाई का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब हम लोग x इंटू जेड एक्स डैश प्लस वाई इंटू जेड वाई डैश इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, फिर z से मैच कर लेंगे, कितना आ रहा है x इंटू 2a एक्स प्लस बी वाई प्लस वाई इंटू 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू बी। तो देखना 2ax प्लस बी वाई, अच्छा ax प्लस बी वाई को बाहर ही ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे बचा 2ax, यहाँ पे x प्लस बी वाई को ले लिया तो 2yb बच गया, तो 2 बाहर आ गया, 2ax प्लस बी वाई, इधर आ गया ax प्लस बी वाई, तो ये आ गया 2
ax प्लस by का होल स्क्वायर। तो ये कोई भी बच्चा कर लेगा, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जिसने भी पढ़ा हुआ है बेसिक तो सारी बातें हो जाएंगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आज किया बच्चे। नेक्स्ट क्लास अब हमारा होगा क्लास 3 बैक एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कौन सा, 15.3 पे चल चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू। तो 15.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और फिर 15.4 में 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। वो टेंजेंट प्लेन वाला है और एफ एक्स डैश का क्या ज्योमेट्रिकली साइन होगा, एफ वाई डैश का क्या ज्योमेट्रिकली साइन होगा, ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं पढ़ा पाते। तो नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ करने वाले वो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने नहीं कराया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं तब हम लोग फिर वो समझाते हैं, क्वेश्चन के साथ ही करवाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग 10-20% जो है वो चैप्टर का रखते हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करवाते हैं। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 15.3 एंड 15.4। ये दोनों तो हो ही जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।